Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. এবার খেলা শেষ, উন্নয়ন শুরু। জয় বাংলা, জয় श्री राम। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। जो हमारे साथ हम उनके साथ, यह नारा है शुभेंदु अधिकारी का। दोस्तों, एक बहुत बड़ा वीडियो आपके सामने बता रहा हूं। कुछ ऐसी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा जो हर वीडियो में आपको किसी नेटवर्क मीडिया पे नहीं मिला होगा। कुछ ऐसी चीज आपके लिए बताऊंगा। माफी चाहता हूं, कल वीडियो नहीं बना पाया। रथ की जो हत्या हुई है, यानी पर्सनल असिस्टेंट ऑफ शुभेंदु अधिकारी, यह कोई मामूली मैटर नहीं है। आप उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं क्या, जिस व्यक्ति की हत्या हुई है? नहीं जानते। मैं आपको समझाऊंगा कि वो व्यक्ति कौन था। वो एक फौजी था, एयरफोर्स में था, वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके यहां आता है और अपने आप से अधिकारी के साथ जुड़ता है। अधिकारी पहले टीएमसी के ही नेता थे, लेकिन क्या ममता बनर्जी की असली दुश्मनी किसी और से है क्या? मोदी जी से है क्या, या अमित शाह से है क्या? नहीं, उसकी दुश्मनी शुभेंदु अधिकारी से है, क्योंकि वही एक लीडर है जिसने उसे 2 बार लगातार चप्पल मारी है, लगातार 2 पंचवर्षीय चुनावों में। और वही जो बंदा है बंगाल में, वो ममता बनर्जी को रिप्लेस कर सकता है एज ए सीएम। इसलिए उस आदमी को मार दिया गया जिस आदमी ने 2 बार शुभेंदु अधिकारी को चुनाव लड़ाया। आप कहेंगे सर वो तो पीए था, चुनाव थोड़ी लड़ाया होगा। आप बंगाल में जाकर किसी भी बंगाली से एक बार पूछिए कि ये जो रथ की हत्या हुई है, इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने क्या नारा दिया था। ये आदमी है, क्या कहता है? शुभेंदु दा, मैं आपसे माफी मांगता हूं। अभी तो बेटा तू, तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा नाना, सबको माफी मांगनी पड़ेगी। अब तुम लाइन में ही खड़े होंगे जितने भी टीएमसी वाले हैं। अब ये अभिषेक बनर्जी चुनाव से एक दिन पहले कहता है कि 4 तारीख को ये रथ जो चल रहा है, इस रथ को रोक लीजिए, वरना ये पलट भी सकता है। 4 तारीख को देखूंगा तुम्हारा बाप दिल्ली से तुम्हें कैसे बचाने आता है। ये लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सोचो उस प्रदेश की क्या हालत होगी। वीडियो आपको दिखाऊंगा, आज आपके होश उड़ जाएंगे इसमें सबूत देखते हुए। और 4 साल का, 14 साल की बच्ची, 70 साल की लेडी, कोई नहीं छोड़े जाते, कोई नहीं रेप के लिए छोड़े जाते। एक हफ्ते में 3, एक दिन में 4 रेप, मॉलेस्टेशन, गैंग रेप। आप लोग पूरे भारत में एक निर्भया, हमारे वहां पश्चिम बंगाल में कितने निर्भया आए गए, मर गए, रो के परिवार थक गए। एक गद्दार जो बाहर बैठे हैं, जर्मन शेफर्ड, वो आज भी पैसा लेकर झूठ का प्रपंच रच रहे हैं। मैं हर बंगाली से नहीं, हर भारतवासी से एक आग्रह करना चाहता हूं, एक सजेशन देना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई। आप ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाइए, अरेस्ट ममता बनर्जी एंड अभिषेक बनर्जी। आपको सिर्फ यहां इनका अरेस्ट होना चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा। जनता को, सरकार को बोलना पड़ेगा कि यह काम होना चाहिए। सरकार तब एक्शन लेती है क्योंकि सरकार जांच करेगी, जांच में सालों लगेंगे। वो थाईलैंड भागने की तैयारी में है अभिषेक बनर्जी। ममता अपनी तबीयत खराब बना रही है, इलाज के बहाने बाहर जाएगी, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ये लौट के नहीं आएंगे। फिर बहुत लंबा काला चिट्ठा इनके कारनामों का। इस बात को मैं फिर समझाए दे रहा हूं कि भारत की जनता को लिखना चाहिए, हर बंगाली को लिखना चाहिए, अरेस्ट ममता एंड अभिषेक बनर्जी, अरेस्ट ममता एंड अभिषेक बनर्जी। यह हैशटैग ट्रेंड होना चाहिए। जो बंगाल में इस समय हालत है, सीएपीएफ के जवानों में गोली मार दी गई और कितने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया। एमएलए के भाई को गोली मार दी गई, जो एमएलए अभी जीत के आया है। विस्फोट हो गया, जो रत्नागिरी करके जो एमएलए बनी है, उसके बगल में विस्फोट हो गया। 5 बीजेपी कार्यकर्ता मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। सोचिए एक बार कि अगर ये जीत जाते तो ये क्या हालत कर देते। अब आपको समझ में आ गई कि ये हार तो 2021 में ही गए थे, लेकिन जनता मजबूर थी। उनके घरों पर ताले लगा दिए गए थे सुबह 3 बजे कि कोई भी वोट देने ना जाए, और बांग्लादेश से बुलाए हुए अवैध घुसपैठियों ने वोट किए और 2021 में जीता हुआ चुनाव हम हार गए। हमारे बंगाली भाई बहन 5 साल फिर परेशान रहे। आज रोते हुए वो ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे कि अंग्रेज यहां से गए थे, जैसे कि मुगलों से आजादी मिली थी। आप देखिए एक देश कितनी तड़पन में था। एक देश में एक राज्य है और इसको लोकतंत्र कहा जाता है, वहां क्या स्थिति है। यह आदमी कहता है, शुभेंदु दा मुझे माफ कर दो। क्यों कहता है? क्योंकि अब यह जान गया है कि शुभेंदु अधिकारी कैसा आदमी है। दोस्तों, वो चैलेंज कर चुका है कि ममता को जड़ से खत्म कर दूंगा। और उसने, मोदी जी का नारा क्या है? सबका साथ सबका विकास। इस आदमी ने वो नारा बदला बंगाल के अंदर। इसने कहा जो हमारे साथ है हम उनके साथ है, ना सबका साथ है तो ना सबका विकास है। यह है। अब प्रॉब्लम क्या है? इस बात से दिक्कत हो रही है।
दिक्कत तो होगी बंगाल में। जितने भी टीएमसी वाले अभी बच्चे आप देख रहे होंगे ढो के जा रहे हैं, तो अब इनको माफी मांगने के अलावा कोई दूसरा इन पर चारा नहीं है, क्योंकि इनको पता है हमारी खाल उधड़ने वाली है। देखो दोस्तों, एक बात आपको बता देता हूं कि हम वोट सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता हो जाए, डीजल सस्ता हो जाए। भारतवासी जो देश प्रेमी है वो वोट नेशनलिस्ट सरकार को इसलिए भी देता है कि इनके पीछे पेट्रोल भरो, केवल पेट्रोल सस्ता मत करो। यहां देखिए, ये रिजू दत्ता है, 5 दिन पहले ये धमकी दे रहा था हर आदमी को कि ये उखाड़ देंगे, वो उखाड़ देंगे, कोई दिखेगा नहीं, ऐसी तैसी करके फेंक देंगे। आज पता चलते ही माफी मांग रहा है, कह रहा है मैं दबाव में था, मुझे माफ कर दो, क्योंकि पता है फाइल इसकी भी खुलेगी। कोई माई का लाल बच्चा नहीं है आज की तारीख में। इनको न्याय दिलाने के लिए अब हर बंगाली तैयार है। प्रॉब्लम बहुत है। अब देखिए, वो आदमी क्या बोल रहे हैं जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो मारा गया है पीए शुभेंदु अधिकारी जी का, उसको यह पता था शुभेंदु कब खाएंगे, कब नहाएंगे, कब जाएंगे, कब कहां पर उनकी रैली है, कब घर पर वापस आएंगे। और वो एक ऐसा आदमी था जिसके घर के बारे में किसी को नहीं पता। 100 किलोमीटर उसका घर है कलकत्ता से। लोग वहां पे जाके उन्होंने गुंडागिर्दी करी, देखा वहां घर में कोई है ही नहीं, क्योंकि वो सीक्रेट तरीके से कलकत्ता में ही फ्लैट लेके रह रहा था। उसके अपने आदमी ने किसी घर का भेदी आज फिर आया, किसी घर के भेदी ने उसकी जानकारी दी और उसके बाद जाकर रथ की हत्या कर दी गई। 0 ब्लैंक रेंज से उसकी हत्या करी गई है। पास में जाके 10 फायर हुए, वहां पर 4 गोलियां लगी हैं। आप देखिए, एक ऐसा आदमी जिसको पता थी। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था, अभिषेक बनर्जी क्यों कह रहा था इस रथ को रोक लीजिए वरना यह पलट भी सकता है। मैं कहता हूं इस पॉइंट पर ही उसको गिरफ्तार करो। मैं तो सोच रहा था अब तक उसकी जैसे ही हत्या हुई है, मैं सोच रहा था अभिषेक बनर्जी को लाकर तलब करेगी एनआईए और पूछताछ शुरू हो जाएगी। यह गिरफ्तारी नहीं हो रहा है अभी, आप जानबूझकर ढीला काम कर रहे हो। तो जनता को ढीला काम नहीं करना चाहिए। ट्विटर पर ट्रेंड करिए कि अरेस्ट अभिषेक बनर्जी, अरेस्ट ममता बनर्जी। वो एक आदमी है जिसने शुभेंदु अधिकारी के लिए लिस्ट बना रखी थी कि किसको किस गुनाह की सजा देनी है। यह बदले की राजनीति नहीं थी, यह बदलाव की राजनीति थी कि कितने लोग भ्रष्टाचार, अब कोई चोरी चकारी कर ले गया उसको जेल में क्या डालना। जहां मौतें हो रही हैं, हत्या हो रही है, जहां संदेश खाली वाला कांड हो रहा है, जहां आसनसोल में 15 साल से मंदिर नहीं खुला है, कोई भगवान का नाम नहीं ले पा रहा, उन लोगों का काला चिट्ठा रथ के पास था उसकी डायरी में, इसलिए उसको मारा गया। आपको बता रहा हूं, किसी मीडिया पर नहीं मिलेगा ये। अपने घरों के हथियारों को तैयार रखो। ममता बनर्जी ने क्या बोला था, आपको ध्यान होगा, वायरल है टीवी पे, बोला था देखो हम सोच बोलते, अल्लाह तुमको माफ कर देगा, हम नहीं कोरेगा। अल्लाह तुमको माफ कर देगा, मैं नहीं करूंगी। अगर तुमने वोट गलत आदमी को, दूसरी पार्टी को दे दिया या मुझे वोट नहीं दिया तो मैं माफ नहीं करूंगी, अल्लाह कर देगा तुमको माफ। अब अल्लाह माफ करेगा तो वो हिंदुओं से तो बात कर नहीं रही होगी, समझ गए कि नहीं। तो आप समझ जाइए खेल कहां से चल रहा था। आपको एक ऐसा पॉइंट दे देता हूं कि आप सदमे में आ जाएंगे। देखिए, ये ममता बनर्जी ने कहा था कि अपने हथियारों को तैयार रखिए, कोई वोट मांगने आता है दूसरा बंदा कर दीजिए खत्म। ये वो आदमी है मेरे दोस्त जिसके पास डायरी में हर एक का काला चिट्ठा था, जिसको पता थी किसकी फाइल खुलवानी है। सबसे पहले अभिषेक बनर्जी की फाइल खुलती, क्यों, पूरी सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके वो बैठा है अपने घर के बगल में, अपने घर के सामने। उसने पूरी गली, आपको बताऊं, रुतबा बताऊं, आपको विश्वास नहीं होगा शायद, क्योंकि मेरे तो मित्र हैं ना बंगाल में, बहुत सारे लोग पोस्टेड है। अब आपको बताता हूं, बंगाल में अगर अभिषेक बनर्जी को अपने घर से कहीं जाना है तो वहां तक पूरा ग्रीन कॉरिडोर बन जाता था, यानी उस रास्ते में कोई भी दुकान कुछ भी पड़ती है, कोई भी खुली नहीं रहेगी, बंद होनी चाहिए। उस रास्ते पर कोई भी आदमी खड़ा नहीं दिखना चाहिए। यह रुतबा है। ममता बनर्जी ने सामने से झोपड़ी बना रखी है, अंदर जाकर वो आलीशान इंटीरियर देख लोगे तो केजरीवाल तो उसके पैर की जूती है। जो केजरीवाल ने शीश महल बनाया था, एक बार जाके देख लीजिए 2 नंबर का पैसा क्या होता है। ऐसे ही जनता त्रस्त नहीं है, मेरे बात ध्यान रखना। अखिलेश यादव सांत्वना देने गए हैं, क्या कहते हैं कि आप हारी नहीं हो, आपको लूटा गया है। कल को एक पीए की हत्या हो जाती है, कल को 5 पुलिस वाले मारे जाते हैं, 5 सीएपीएफ के जवान मारे जाते हैं, 50 कम से कम कार्यकर्ता मारे जाते हैं, और आज जर्मन शेफर्ड और ऐसे लोग वीडियो बनाते हैं कि अब आ रही है बंगाल में शांति। 15 साल से तुम्हारा कोई वीडियो नहीं आया बंगाल में शांति का, क्योंकि तुमने कभी दिखाना ही नहीं चाहा। तुम जो खाते हो ना सुअर वाला, वो तुम्हें मिलता ही वहां से था, इसलिए तुम ठीक चीज दिखाई नहीं सकते। ये देखिए, टीएमसी काउंसलर अमीरुल शेख इस्लाम अरेस्टेड मंथ आफ्टर बुलेट पोस्टेड इन कोलकाता एयरपोर्ट। कोलकाता एयरपोर्ट पर यह आदमी किससे मिला है, इसके पास हथियार मिले हैं कोलकाता एयरपोर्ट पर, इसको गिरफ्तार किया गया। देख लीजिए, एक चीज दिखाऊं, यह मैं बड़ा करके दिखाना चाहता हूं इस कमेंट को, जिससे आपको पता चले यह है कपिल सिब्बल की हकीकत। देख लीजिए एक बार, फिर आपको कहीं लगे। यह क्या कह रहा है, टीएमसी वाज डिफीटेड नॉट बाय द बीजेपी बट
इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल फोर्सेस एंड डिसइनफ्रेंचाइजमेंट एंड 2.5 मिलियन वोटर, दिस इलेक्शन वाज स्टोलन नॉट बोन, बी स्टैंड विद ममता बनर्जी। ये कौन है? कपिल सिब्बल। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर आप थोड़े से भी इमोशन में आए तो ध्यान रखना आप गए। इमोशनल क्या गेम ही नहीं है इनके पास। यहां मैं आपको यही तो बताने के लिए आया हूं। ये आर्टिकल में कल लाने वाला था, लाया नहीं। देखिए, ये हत्या के बाद अभी जांच एनआईए को दीजिए। एक ऐसे आदमी की हत्या हुई है, क्यों हुई है? मैं आपको एक रीजन बताता हूं, आप भी कमेंट सेक्शन में लिखना क्या ये रीजन सही है कि नहीं है। कि शुभेंदु अधिकारी होने वाला सीएम पद का सबसे मजबूत दावेदार है, तो शुभेंदु अधिकारी से ही ममता को डर है, क्योंकि ममता जानते कोई बड़ा फेस नहीं है। अगर कोई ऐसा ही बैठा दिया टुच्चा मुच्चा, उसे तो टीएमसी के गुंडे ही टपका देंगे किसी दिन। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ताकतवर है, वो वहीं का आदमी है, वो टीएमसी के सारे काले चिट्ठे जानता है, क्योंकि वो उसमें पहले रहा है। इसलिए उसको मरवाने के लिए फील्डिंग थी कि जैसे इसको मरवाएंगे तो ये इसका राइट हैंड है, उसके बाद वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, वो उल्टा सीधा आदेश दे देगा, बंगाल में दंगे भड़क जाएंगे, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और मैं मुख्यमंत्री वहीं के वहीं रह जाऊंगी, क्योंकि मुझे इस्तीफा अभी देना नहीं है। समझिए, आप पूरी राजनीति को समझिए, तभी तो समझ पाएंगे। और इस पूरे मंसूबे को खराब किसने कर दिया? गवर्नर ने, टीएन रवि। तुरंत खराब, उसने बर्खास्त कर दिया इसकी सरकार को, पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, नई सरकार बनेगी। अब वो इस परेशानी में है कि हम कहां जाएं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की बात कर रही है। एक जॉर्जिया यूनिवर्सिटी थी, इसके नाम पर इसने कागज दिखाए थे, अभिषेक बनर्जी ने दिखाए थे। इन दोनों भुआ भतीजे की डिग्रियां फर्जी हैं, ये जाहिल है, पढ़े लिखे नहीं है ये। तो वो डिग्रियां जैसे फर्जी थी, वैसे ही वो कह रही है मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाऊंगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई लेना देना ही नहीं है इस केस से। आईसीजे, वो नीदरलैंड्स में, हेग्स में, उसमें तो अंतरराष्ट्रीय कानून चलते हैं, जैसे कुलभूषण वाला चल रहा है। ये तो देश का मामला है। आपको एक ऐसी खबर दे देता हूं, आप सो नहीं पाएंगे रात को। ये जो तीस्ता जल विवाद चल रहा है ना, जो नदी आती है दोस्तों, कहां से? सिक्किम से होकर पश्चिम बंगाल में होकर बांग्लादेश में आती है। तीस्ता वाटर डिस्प्यूट, जल विवाद, जो भारत के साथ बात करने वाला था, बांग्लादेश पहुंच गया चीन के साथ कि हम भारत का इंतजार थोड़ी करेंगे, चीन से बात कर लेंगे डायरेक्ट। उसकी डील चल रही थी ममता बनर्जी से, और ममता बनर्जी ने कहा था मुझे बंगाल का चुनाव जितवाइए, किसी को भेजिए, चाहे उस्मान हदी जैसे गुंडे भेजिए, रोहिंग्या भेजिए, फर्जी वोटर भेजिए, चाहे जो भेजिए, मुझे बंगाल का चुनाव जितवाइए और भारत से हटकर मैं आपसे संबंध रखूंगी, इंटरनेशनल रिलेशन। आपको एक बात बता दूं, एक बात और आप झेल नहीं पाएंगे और आपका खून खोलेगा। हैदराबाद में बैठा हुआ एक जमात का सबसे बड़ा लीडर क्या कहता है कि बांग्लादेश का 17 करोड़ मुसलमान आपके साथ खड़ा है, मेरी गारंटी है, हम जमाते इस्लामी से हैं, बांग्लादेश से संबंध रखते हैं, और बंगाल के बॉर्डर पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे जमाते इस्लामी जीती है वहां पर। ये जो अपना मुर्शिदाबाद है इसके बगल में, अब यहां पर उसने कहा है 17.5 करोड़ मुसलमान आपके साथ खड़े हैं, आप दिल्ली में आकर प्रोटेस्ट शुरू कर दीजिए और बंगाल को अलग देश बना दीजिए। इस समय पर ऐसी बात, जब बांग्लादेश मुंह पहनाए खड़ा है और पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है, जमात का एक लीडर भारत में बैठकर यह बात कहता है, इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? कब तक सहोगे इनको? इसने भी क्या कहा? इसने भी भड़काने की बात कही है कि हमको कैसे भी बंगाल की जनता को भड़काना है, जिससे थोड़ा बहुत दंगा हो, इंसर्जेंसी हो, इन पर रुकेगी नहीं, राष्ट्रपति शासन लगेगा, वहीं के वहीं मामला दब जाएगा, कोई सरकार नहीं बनेगी, मैं ही रहूंगी मुख्यमंत्री और एक एक को चुन चुन कर खत्म करवा दूंगी, अपने ये जो गुंडे घूम रहे हैं टीएमसी के। यार तुम समझ नहीं रहे, इतनी जल्दी पेच नहीं सुलझेगा। बीजेपी के अभी पसीने आएंगे इनको निकालने में यहां से। क्यों? बहुत बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करके बैठे हैं, गुंडागिर्दी की चरम पराकाष्ठा पार कर चुके हैं ये लोग। ये देखिए 8 साल बाद ये कहते हैं ना बीजेपी ये है वो है वो, कांग्रेस और सीपीएम ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इनकी जिंदगी जो खराब कर रखी थी वो भी बीजेपी की सरकार आने के बाद ही सही हुई है। 8 से 15 साल बाद कांग्रेस के ऑफिस में जो ताला लगा था, जो टीएमसी ने घेर लिया था, वो खुला है बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद। जो टोल पर इलीगल पैसा देना पड़ रहा था, साइकिल मोटरसाइकिल सबको, वो खुला है बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद। लेकिन ये वो दल्ला नहीं दिखाएगा जर्मनी में बैठा हुआ। ये कौन दिखाएगा? ये हम दिखाएंगे। क्यों? हम भारतवासी हैं, भारत में रहकर बात करते हैं टाल ठोक कर। बाहर से बैठा हुआ भगोड़ा कोई कुछ भी पैसे लेके बोल देगा, क्या भारत की जनता मान जाएगी क्या? यहां देखे 150 पार्टी के ऑफिस थे जो टीएमसी ने हत्याए हुए थे, ये खुले हैं। अब मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, पाकिस्तान अपने देश प्रेम में बहुत मशगूल है, यानी पाकिस्तान की देशभक्ति को तो हम भी सल्यूट करते हैं। आप कहेंगे सर ये अचानक से क्या करने लगे पाकिस्तान की देशभक्ति को सल्यूट कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए ना, वे अपने झंडे को कभी छोड़ते ही नहीं है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि वे पाकिस्तान में हो या कहीं और, यह तस्वीर पाकिस्तान की नहीं है, यह तस्वीर है केरल की।
जिस राज्य को भारत का सबसे शिक्षित राज्य बताया जाता है, द मोस्ट लिटरेट स्टेट अक्रॉस ऑल द इंडिया, यह उस राज्य की तस्वीर है। यहां कांग्रेस का शासन है, कांग्रेस जीती है, और वहां पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, 3 बंदे बुलेट से आते हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, पाकिस्तान का नकाब लगा रखा है, झंडा ले रखा है। वो आदमी ये नहीं बोल पा रहा कि ये इंडिया में पाकिस्तान का झंडा क्या कर रहे हो, लहरा रहे हो, नहीं बोल पा रहा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस टाल ठोक रही है वहां पर कि यहां हमारी सरकार है, पाकिस्तान का, फिलिस्तीन का, यही झंडे चलेंगे, यहां हिंदुस्तान क्या है। इसलिए कहता हूं कि आखिरी मोमेंट पर भी गलती न करिए। ये देख लीजिए, ये केरल की तस्वीर है, यहां पाकिस्तान के झंडे फहराए जा रहे हैं। ये मल्लपुरम की तस्वीर है केरल में, वहां कांग्रेस का शासन है। लोग कहते हैं ना कि साउथ इंडिया में बीजेपी की सरकार क्यों नहीं बनती है, क्योंकि वहां लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। 96% की लिटरेसी रेट है यहां पढ़े लिखे होने की, देख लीजिए, ये पढ़े लिखे हैं वहां लोग। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, ये भी साउथ के राज्य हैं। ध्यान रखना, इनकी लिटरेसी से ज्यादा है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 75 से 77% लिटरेसी है। अगर पढ़े लिखे लोग बीजेपी को नहीं ले रहे होते तो 99% लिटरेसी है गोवा में। कैसे आ रही है बीजेपी की सरकार? क्यों? थोड़ा सा फैक्ट आपको आना चाहिए, आपकी नॉलेज एकदम शार्प होनी चाहिए, एंड यू कैन कट इन एवरीथिंग। यहां देखिए, मैं आपको कहां की तस्वीर, देखिए, चाहे मुझे हटा दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, लेकिन हार मानने वालों में से मैं नहीं हूं। जरूरत पड़ी तो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाऊंगी। पार्टी से गद्दारी करने वालों से सूची बनाकर सौंपी जाए, पार्टी से जो गद्दारी करें, यानी अब उनको पता चल गई कि हम पकड़े जाएंगे। भाई फलाने ने प्लॉट 48 50 प्लॉट ले रखे हैं, गरीबों को ढकेल दिया है गड्ढों में, उनकी जमीनें हत्या ली हैं। अब वो तो जाएंगे छोड़ करके, देखिए मेरी संपत्ति नहीं है, मैं इसको सुपुर्द कर रहा हूं आपके। जैसे यूसुफ पठान अभी कह रहा था, अपने बगल में उसने पूरी बिल्डिंग घेर ली, और जब तलब किया गया तो क्या कहता है, हां मैंने घेरी है लेकिन मैं इसके पैसे देने के लिए तैयार हूं। अच्छा, अगर तुझसे पैसे, अगर तेरी जांच ना होती तो तूने घेरी ली थी, पैसे देने के लिए तैयार हूं, मतलब अब इतना बड़ा पैसे वाला हो गया। इनको जेल में डालो, इनका कोई इलाज नहीं है, अब सुधरेंगे। यहां देखिए, वेस्ट बंगाल कैबिनेट डिसमिस्ड बाय गवर्नर एमिड ममता बनर्जी रिफ्यूजल टू रिजाइन। कह रही है कि पूरी कैबिनेट मेरी डिसमिस कर दी है, मेरी सरकार मुझे बर्खास्त कर दिया है, लेकिन मैं फिर भी रिजाइन नहीं करूंगी। तो बैठी रहे। ये तो वो वाली बात हो गई कि मैं, मम्मी कह रही है मैंने खाना बना दिया है, सब्जी भी बना दिया और थाली लगाकर रख भी दिया तेरी टेबल पर, मैं नहीं खाऊंगा मम्मी। तो मत खा, फिर खुराक खा लियो, क्योंकि बाप आ रहा होगा, फिर खुराक आ जाएगी। समझ गए? देखो कैसे हुई है ये बात? ये वीडियो बना रही थी तो मैं वीडियो देखने दो ना। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे, समझ के रखना मेरे प्यारे जवान। ये देखिए, ये कौन है? ये संजय रावत है। ये वही गद्दार लोग हैं, ये वही गद्दार लोग हैं जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी में हुआ करते थे। बाला साहब शेर है हिंदुत्व का, शेर। उसके, उनके जाने के बाद उनके लड़के ने सब कुछ मिट्टी कर दिया, खत्म कर दिया सब कुछ। बाला साहब शेर था। क्या कहते थे? आई एम अ मैड हिंदू सनातनी, मैड हिंदू सनातनी। ये बाला साहब के स्टेटमेंट हैं। और कहते जिस दिन कांग्रेस के साथ हमने गठबंधन कर लिया, उस दिन मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा शिवसेना की। भाई साहब, उनके मरने के बाद उसके लड़के ने सबसे पहले गठबंधन कांग्रेस के ही साथ किया। और आज महाराष्ट्र में जिसके नाम से थर थर कांपते थे गुंडे, आज भाई साहब उसका नामो निशान मिटता जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। समझ गए? तो जो राम का ना हुआ वो किसी काम का ना हुआ। आपने देखा होगा, जो स्टेट में भगवान श्री राम को और सनातन पर उंगली उठाई थी, एक तरफ से सफाया हो गया है, सफाया सबका। अब बारी पता है किसकी है? अब उत्तर प्रदेश की बारी है, समाजवादी पार्टी की। तुरंत पहुंच गए बंगाल के, नहीं दीदी आप हारी नहीं है, मैं भी आपके बगल में हूं। लेकिन एक बात मुझे बता दीजिए, मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? आपके यहां तो फिर भी शुभेंदु अधिकारी था, मेरे यहां तो बाबा बैठा है। मैं तो जी नहीं पा रहा हूं। तो उसने भी कहा कि जब मैं नहीं जी पाई इतने गुंडे लेकर, तो तू तो फिर अभी भी छोटे ही लेवल पे है, फिर तो दिक्कत होनी है तेरे को। ये देखिए, वेस्ट बंगाल गवर्नर आर.एन. रवि डिसॉल्व ममता कैबिनेट पे वे फॉर द न्यू बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्मेशन। दे दिया है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, ऐसे कराइए। सिक्योरिटी पर्सनल्स पर फायरिंग हुई है। देखिए, आप इतनी फौज होने के बावजूद, इतना सरकार बदलने के बावजूद, मैं यही सोच कर सकते में हूं, जो वहां के जर्नलिस्ट बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं कि सर आप एक इमेजिन करिए कि ये हार तो 2021 में ही गए थे, ये उस हार का मतलब हारने वाले थे, उसका बदला ले रहे हैं 5 साल से। और अगर ये इस बार जीत जाते ना, कत्ले आम हो जाता किसके अंदर? पूरे बंगाल के अंदर। ये बदला लेते कि किस किसने वोट नहीं दिया है। इन्होंने सिक्योरिटी पर्सनल्स को गोली मारी है, 5 लोग मारे गए। यहां देख लीजिए, ये महिलाओं का एक एनसीआरबी का डेटा आया है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो।
दिल्ली पुलिस देखती है, एनसीआरबी का ब्यूरो, पूरे इंडिया की क्राइम रिपोर्ट आती है किस स्टेट में कितना है। बंगाल पहले नंबर पर है, देख लीजिए ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,93,823 महिलाओं के साथ शोषण हुआ है, असॉल्ट हुआ है, रेप हुए, ये विक्टिम्स हैं। पहले नंबर पर बंगाल है। एक महिला मुख्यमंत्री है किसी स्टेट में और वहां महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित है। उस पत्रकार को देखिए, एक लेडी को कहा, अगर गलती से आप किसी बीजेपी के कार्यकर्ता की, नेता की या किसी की बीवी, बहन या बेटी हैं तो दिक्कत आपके साथ पक्की है, 100% होगी और उनका कुछ नहीं होना। रिपोर्ट देखिए आप लॉ की, जुडिशरी की, 90% क्रिमिनल्स को बचा लिया गया है। यह रहा तानबाज, ये वही है संदेश खाली का दुर्दांत। इसका भी दिन अब नजदीक आ गए। पता है क्या कहते हैं कि संदेश खाली में किसानों से जबरदस्ती बधुआ मजदूरी कराई जाती थी उन्हीं की जमीन पर, और उनको 1/3 भी नहीं दिया जाता था, 1/3 भी। ये अंग्रेजों से खतरनाक शासन चल रहा था यहां। ये बातें हमको कभी निकल कर ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतना निकल कर आया, बंगाल में ममता दीदी, बंगाल में ममता दीदी, अभिषेक बनर्जी, चुनाव होने वाले, उसके अलावा हम अंदर की खबर को जान कहां पाए। आप जानेंगे तो भाई साहब बहुत टेंशन में आ जाएंगे। यहां देखिए, ये केरल में एमएलए बनता है, अभी चुनाव बना है, कांग्रेस का है। ये जबरदस्ती इस महिला को हक करने की कोशिश कर रहा है। महिला अनकंफर्टेबल है, हटा रही है फिर भी, लेकिन महिला कर क्या लेगी? ये तो पाकिस्तान बन चुका है मिनी, इसको सुधारने की जरूरत पड़ेगी। तो एक एक करके टारगेट कीजिए। पहले बंगाल के लिए ट्वीट कीजिए कि अरेस्ट ममता बनर्जी एंड अभिषेक बनर्जी, और उसके बाद ट्रेंड चल जाएगा, तब यहां आएंगे लौटकर। अनकंफर्टेबल टू वॉच केरला's कांग्रेस लीडर ट्राइज टू हग फीमेल एमएलए सी रेसिस्ट। वो रोक रही है फिर भी जबरदस्ती। आप सोचिए, हम लोग तो जवान हुए हैं, अभी नए हैं, हम 5-10 साल में इतना देखकर इतने क्रोधित हो रहे हैं। पूछिए उन बुजुर्गों ने क्या झेला होगा जब 70 साल तक, 50 साल तक, 60 साल तक यही लोगों ने शासन किया और अपने हिसाब से चीजें चलाई। आज हम अपने पूर्वजों की वीर गाथाएं भी नहीं जानते। हम जानते हैं वीर गाथाएं किसकी? जहांगीर की, औरंगजेब की, बहादुर शाह जफर की, इनकी जानते हैं, अपने वीरों की नहीं जानते। ये बीजेपी ने लेटर किया है कि अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो यहां शासन अब बदल चुका है और यहां लॉ चलेगा। मैं बता रहा हूं, 9 तारीख के बाद दिखा दीजिए बंगाल को कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। बाबा की तरह ऐसा रूल लगा दीजिए कि टीएमसी के गुंडे तो क्या, इनकी 7 पुश्तें जो पैदा होने वाली भी हो, वो भी आने से कतराएं बंगाल के अंदर। कहना यह भारत की वो भूमि है जहां से क्रांति का जन्म हुआ है। इस कल्चर को दुनिया में लोग पूछते हैं, इसको खराब नहीं होने देंगे जब तक भारत का एक सिंगल सनातनी जिंदा है लास्ट तक। ध्यान रखना मेरे दोस्त, दिखा दीजिए कि क्या होता है लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि पाकिस्तान को स्थिति गमगीन हो गई है, बांग्लादेश की टेंशन बढ़ गई है कि जब तुम पश्चिम बंगाल में जीत गए, जहां डायरेक्ट, पता है आपको, जब वो तारिक रहमान जीता था बांग्लादेश में, तो मोदी जी का तो कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, ये भी प्रधानमंत्री है, तो उसको विश करना पड़ेगा इंटरनेशनल रिलेशन काउंटर पार्ट को कि आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आप चुनाव जीते। ममता बनर्जी बांग्लादेश से अलग से विश करती है उसको, पर्सनली फूल भिजवाती है, मिठाइयां जाती हैं तारिक रहमान के लिए। क्यों? क्योंकि डील हो रही थी कि तीस्ता नदी के पानी वाटर एग्रीमेंट पर साइन कर दूंगी, मुझे हटने मत देना बंगाल से। तारिक रहमान की इतनी औकात हो गई क्या कि भारत में बैठे हुए लोगों से वो ज्यादा गवर्न कर लेगा वेस्ट बंगाल को। दीदी यही चूक हो गई तुमसे कि तुमने भारत से प्रेम करना था, बांग्लादेश से प्रेम किया। तुम्हें सनातन हिंदू से प्रेम करना था, तुमने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं से प्रेम किया। यही तुम्हारी मौत का और तुम्हारे पतन का कारण है। इस आदमी को तुरंत गिरफ्तार करा जाना चाहिए, क्योंकि इसका भाषण मौजूद है कि रोक लीजिए इस रथ को, यह रथ पलट भी सकता है। यानी सीधी वार्निंग थी कि यह आदमी शुभेंदु की सारी फील्डिंग सेट करता है, इसको हटा दो, शुभेंदु आधा रह जाएगा और हड़बड़ी में कुछ निर्णय लेगा जिससे बंगाल में दंगे भड़केंगे और हमारी सरकार एजिटेट बच जाएगी। यह इनके अंदर बहम था, लेकिन जानते नहीं है कि केंद्र में कौन बैठा है। जहां तुम सोचना बंद कर दोगे, वो सोचना शुरू करेगा वहां से। ऑपरेशन सिंदूर में यह तय हो चुका है कि अब का जो ऑपरेशन सिंदूर होगा वो ऐसा होगा कि ना किसी ने देखा होगा और ना कोई देख पाएगा भविष्य में भी। और अमेरिका की मीडिया और जो रिपोर्ट्स हैं उनसे यह खबर आ रही है कि अमेरिका इस बार कोई इंटरफेयर इस युद्ध में नहीं करेगा। पहले में करा था क्या अमेरिका ने? अबे झूठो, पहले में कुछ करा था क्या तुमने? नहीं, इसमें भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बता देता हूं, हर भारतवासी के समझने की चीज है, ये समझ लेना। 1991 में एक युद्ध हुआ था यूएस का, गल्फ वॉर, यूएस में और गल्फ में। तब से यूएस का पूरा पैटर्न चेंज हो गया युद्ध लड़ने का, तगड़े लेवल पर चले गए वो। आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फोर्स लेके बैठे हैं। दूसरा, कारगिल वॉर हुआ इंडिया में, तो माउंटेन वॉरफेयर की डॉक्ट्रिन बदल गई भारत की। यानी जब पहाड़ी युद्ध होते थे तो हमारे, जब अब 1962 में भी हुआ था हमारा चीन से, वहां हमको दिक्कत हुई थी। तो कारगिल युद्ध जब हुआ, हमारी डॉक्ट्रिन बदल गई कि पहाड़ों पर कैसे लड़ना है, माउंटेन में कैसे लड़ना है। भारत सर्वशक्तिमान हो चुका है उसमें। तीसरा, रशिया यूक्रेन युद्ध से समझ में आया कि ड्रोन वॉरफेयर थिंकिंग क्या होती है।
यानी एक 10 लाख रुपए का ड्रोन आपके 50 करोड़ के टैंक को, आपके 500 करोड़ की रडार को खत्म कर सकता है। यह होता है हाईली टैक्टिकल ड्रोन वॉरफेयर। भारत का नजरिया बदल गया इसमें। तो जो युद्ध होते हैं वे सिर्फ जीत हार के लिए नहीं होते, वो सीख के लिए होते हैं। कारगिल में हम जीते, लेकिन हमने सीख भी ली कि पहाड़ों पर युद्ध करना पड़ेगा, तो डॉक्ट्रिन क्या होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। हम इस लेवल पर चल रहे हैं और ये टुच्चे हमको अंदर से ही खाने की कोशिश कर रहे हैं देश में। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को ठिकाने लगाने के चक्कर में, देखिए स्लो मोबिलाइजेशन पहले क्या होता था आपको पता है। देखिए 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो, 2008 के मुंबई अटैक्स हो, जो ताज होटल वाले, उनमें क्या था, उनमें होता था कि अब ठीक है इन्होंने अटैक कर दिया, हम धीरे धीरे फोर्सेस भेज रहे हैं पाकिस्तान बॉर्डर पर, 1 साल बाद अटैक करेंगे, तब से वो धमकी दे देगा मैं न्यूक्लियर फेंक दूंगा, तुम्हारी बहुत सेना दिख रही है कहां पर, बॉर्डर पर। हमने क्या सोचा, भारत की पूरी डॉक्ट्रिन बदल दी डोवाल साहब ने, बिपिन रावत साहब ने। उन्होंने कहा अब कोई भी युद्ध लंबा नहीं चलेगा, यानी युद्ध भारत छेड़ेगा और भारत ही बताएगा कि युद्ध को बंद कब करना है, यानी रैपिड युद्ध होगा। अब हमको 4 महीने 6 महीने का युद्ध नहीं करना। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में क्या बदला, जो स्लो मोबिलाइजेशन था वो इंस्टेंट रेस्पॉन्स में बदल गया। यानी हमारे यहां पर आतंकवादी हमला हुआ पहलगांव का, ठीक 8-10 दिन बाद हमने ठोक के ऐसी की तैसी कर दी। यहां देख लीजिए, यहां जो टैक, पहले ट्रूप्स हम हैवी आर्मी भेजते थे, अब डायरेक्ट हैवी टैक वॉरफेयर है ये। तुरंत यहां से मिसाइल गई, पाकिस्तान को छेद दिया और कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान की मिसाइलें आई, एक भी भारत में घुसने ना पाई, सब बॉर्डर पर ढेर हो गई। इसको कहते हैं टैक वॉरफेयर। यानी हमको एयर डिफेंस में माहिर बनना होगा। जैसे पाकिस्तान को 88 घंटे में हमने ठोक के रख दिया और एक सिंगल टंच नहीं कर पाया पाकिस्तान भारत के ऊपर, अब ऐसा ही रेस्पॉन्स जाएगा, यह कहा गया है। कोई भी बात होती है इमीडिएट रेस्पॉन्स, 24 आवर में खेल खत्म। हमको ऐसा थोड़ी देंगे कि अब हमने युद्ध कर दिया, अब हमने मिसाइल छोड़ दी, उनका इंतजार करेंगे, नहीं। ध्यान रखना, क्योंकि इसमें वैसे जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसमें रेलवे, लॉजिस्टिक, आर्मर डेवलपमेंट, एयरबेस प्रिपरेशन, सप्लाई चेन मूवमेंट, ना जाने क्या क्या प्रिपरेशन होती है। अब क्या है, पहले से ही रेडी है। हमने नयोमा एयरबेस बना दिया है लद्दाख में। अगर थोड़ी सी भी चूं होती है तो 4 घंटे के अंदर वहां इतने एयरक्राफ्ट, इतने आदमी उतर जाएंगे कि पता नहीं चलेगा इतना एकदम से कहां से आ गए। इसको कहते हैं हाईली टैक्टिकल वॉरफेयर। ये आप ध्यान रखना मेरे भाई। यहां तुरंत टारगेट को, ऑपरेशन सिंदूर ने क्या चेंज किया है, टारगेट को तुरंत रैपिडली टारगेट करना है और कुछ घंटे में ही स्ट्राइक कर देना है। इंतजार नहीं करना, बहुत ज्यादा प्रिसीजन स्ट्राइक करना है कि यहां मारना है तो यहीं मारना है, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद अचीव पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स विदाउट फुल स्केल वॉर, यानी जो हमारा बदला है वो हमको ले लेना है, फुल स्केल वॉर में नहीं जाना, 6 महीने के में, 10 महीने के में, जैसे अमेरिका टैक्टिक अपनाता था कि डायरेक्ट किसी पर इतनी बॉम्बार्डिंग कर दी और उसके बाद वो इतने परेशान हो गए कि वो कहे कि अब क्या करें। ऐसे ही इसने ईरान पर कर दिया, अब उसमें फंस गया, अब 2 महीने 3 महीने होने जा रहे हैं, वो बंद नहीं हो पा रहा है। भारत सिखाता है कि युद्ध कैसे लड़ना है, कि दुश्मन को खत्म भी कर दो और जब तक इंटरनेशनल प्रेशर आए, जब तक पाकिस्तान धमकी दे, तब तक तो वो हो जाना चाहिए जो हम करना चाह रहे थे। तो अगला ऑपरेशन सिंदूर थोड़ा बड़ा होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर मिलता हूं आपसे, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता चुका हूं मेरे प्यारे भाई कि ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया है और जो बांग्लादेश के साथ हमारा 30वां ऑर्डर था उसमें ममता बनर्जी, वो कह रही थी, ममता बनर्जी हर्डल बन रही थी, भारत के साथ करते हैं। ममता बनर्जी का पैक्ट फेल हो गया, वो बंगाल में उसको बचा नहीं पाए, वो एग्रीमेंट ममता ने होने नहीं दिया। भारत को एक धमकी दी है, किसने, बांग्लादेश ने, कह रहा है कि यहां जबरदस्ती पुश इन कर रहे हैं। पुश इन मतलब वहां के मुसलमानों को बांग्लादेश में घुसाना चाह रहे हैं। यहां एसआईआर हुआ है, उल्लू के पट्टे भिखारियों, एसआईआर हुआ है यहां पर, और एसआईआर में जिसका नाम नहीं है, दादा का नाम नहीं, परदादा का नाम नहीं, वो भारत का निवासी है क्या? वो जाएगा कहां? वो रोहिंग्या है, वो बांग्लादेश जाएगा। ये ध्यान रखना, कान खोल के सुन लो, ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारे इन्होंने कहा है रणधीर जायसवाल साहब ने, कि जितने भी इलीगल बांग्लादेशी हैं यहां फॉरेन, वे सब के सब वापस जाएंगे। अभी 3000 को आइडेंटिफाई कर ले, देखिए दिखा देता हूं, 2800 कुछ हैं, 2826 के आसपास हैं, इनको आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन ये सब वापस जाएंगे, ये ध्यान रखें। देखिए तब से टीएमसी की सरकार गिरी है, तब से ये सब जा रहे हैं। आप इमेजिन करिए कि वहां सरकार चल कैसे रही थी, 15 साल वहां चल कैसे रहा था सिस्टम। वहां गुंडागिर्दी से ऑटोक्रेसी चल रही थी, वहां डेमोक्रेसी थी ही नहीं। अब की बार वहां सेना आई और सेना ने सबको, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, एक रिपोर्ट बता रहा हूं कि जब सेना गांव में गई और उसने देखा कि गांव के लोग वोट करने नहीं जा रहे हैं, तो सेना ने कहा क्यों नहीं जा रहे हैं, कि सर मार देंगे, अगर वोट करने गए तो दूसरे दिन मार देंगे आकर। तब वो फौजी कहता है कि आप हमारी मां हो और हमारी मां को कोई हाथ लगा दे, इसी जमीन में गाड़ कर रख दूंगा। ये फौजी हैं भारत के यार। और तब उनके साहस आया, कॉन्फिडेंस आया कि इस बार हमको वोट देने का पूरा मौका मिल रहा है। 90% वोटिंग कहीं नहीं हुई पूरे भारत में आज तक,
90% से 92% तक वोटर घर के बाहर निकल कर आया और एक तरफ, तभी तो 200 से ऊपर गया, 200 से ऊपर। ये तो 150 समझकर चल रहे थे बीजेपी वाले, लेकिन जो लोगों का गुस्सा था, हैदराबाद में काम करने वाला बंगाली वहां से टिकट करा के 5 दिन ट्रेन से सफर करके बंगाल पहुंचता है और पहुंचने के बाद वोट करने गया है कि मुझे सरकार चेंज चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए बंगाल के अंदर। मैं कहता हूं बदले की भावना से नहीं, लेकिन बदलाव की भावना से कार्रवाई होनी चाहिए। एक एक गुंडा वहां से खत्म होना चाहिए, इनका एनकाउंटर भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या बाबा अगर यूपी में एनकाउंटर ना कराते तो ये गुंडे इतने पनप रहे थे, बाहुबली जिनके यहां नीचे सैकड़ों सैकड़ों मवाली हैं, जो हर टोल पे खड़े, हर बूथ पे खड़े, हर ठेके पे खड़े, ये खत्म हो जाते क्या? नहीं। यानी आप पेड़ के एक एक पत्ते को नहीं तोड़ सकते, काट दीजिए पेड़ को जड़ से, पूरा पेड़ नीचे गिरेगा, खत्म हो जाएंगे, सूख जाएंगे। इसलिए इनको खत्म करना जरूरी है, एंड एनकाउंटर इज वन ऑफ द ऑप्शन। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं एक और नए आर्टिकल में। आप अपना ख्याल रखिए, सशक्त भारत में बने रहने के लिए जुड़े रहिए। महेशन को सब्सक्राइब करके फिर मिलता हूं कल। जय हिंद, वंदे मातरम।